हेलो स्टूडेंट्स। अभ्यास सीरीज में हम लोग आज इकोनॉमी का सेगमेंट लेंगे, क्योंकि कल इकोनॉमी का सेगमेंट मिस हो गया था। तो आज हम लोग इकोनॉमी को लेंगे। इकोनॉमी के दो क्वेश्चंस आज के लिए। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई विच इज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग हैज प्रूव्ड टू बी इनएफिशिएंट एंड नीड रिफॉर्म? कमेंट। क्या आपको लगता है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बेसिकली इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर बेस्ड होती है? ठीक है, क्या ये जो पॉलिसी है वो इनएफिशिएंट या अक्षम साबित हुई है, और क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है? आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मौद्रिक नीति क्या होती है। ठीक है, देखिए, जो देश का फाइनेंशियल सिस्टम है, पूरा देश का फाइनेंशियल सिस्टम, उसको हम अगर देखें तो वो दो सेगमेंट में हम बांट सकते हैं। एक होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये डील करता है गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई डील करती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको आइडिया होनी चाहिए लिखने से पहले। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है उसका टारगेट जो होता है, उसका जो बेसिक काम होता है, तो इसके थ्रू ये अचीव क्या करना चाहते हैं? इसके थ्रू ये अचीव करना चाहते हैं कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ मनी। तो बेसिकली या मैनेजमेंट आप कहें, ज्यादा अच्छा शब्द है, सप्लाई ऑफ मनी जो मार्केट में है उसको मैनेज करना, उसका मैनेजमेंट करना, ये है बेसिक ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का। अभी जो स्थिति है उसमें आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बेसिक जो ऑब्जेक्टिव ले रही है, जो बेस बना रही है, वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के हिसाब से ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा रही है। अभी आप समझ गए इसके बैकग्राउंड को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरबीआई ये मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाती है। एक छोटा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, आप इसको क्वेश्चन में इंक्लूड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी कि ये जो स्लाइड हम आपको शो कर रहे हैं, इस स्लाइड के पोर्शन को आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, ये केवल एक एड ऑन इंफॉर्मेशन है जो हमने आपको दी है। ठीक है, इसको आंसर में इंक्लूड करना बहुत जरूरी नहीं है। तो बेसिकली आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए वहां पर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत काम करती है, जिसे फाइनेंस एक्ट 2016 के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये डिसाइड करती है कि क्या आरबीआई के बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स होंगे, उसी के आधार पर वो किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल या कंटेन करेंगे। ठीक, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, इन सब चीजों को बेस में दिमाग में रखते हुए इसी के आधार पर जो बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स हैं आरबीआई के वो डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो ऐड करिए या तो नहीं ऐड करिए तो भी चलेगा, क्योंकि ये प्रश्न से थोड़ा सा एड ऑन है। ठीक है, अब आते हैं कि लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपसे कहा गया प्रश्न में कि ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर बेस्ड है। तो इसकी कमियां क्या हैं? ठीक है, तो पहली चीज ये है कि जब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर केवल बेस्ड करते हैं, इससे कोई ये दावा नहीं किया जा सकता कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप महंगाई नहीं बढ़ने दे रहे हो, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि डिफॉल्टर और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इकोनॉमी में बढ़ती जा रही है, तो क्या इकोनॉमी का ग्रोथ होता रहेगा? नहीं होगा। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करेगा, मनी सप्लाई हैम्पर हो जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी को टारगेट कर रहा हो या अचीव कर रहा हो। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे होते हैं तो आप जो भी रेट्स है, पॉलिसी के रेट्स है, वो बढ़ा रहे होते हैं। अब जब आप पॉलिसी रेट बढ़ा रहे हैं, देखिए इस मैकेनिज्म को समझिएगा, तो अगर आप पॉलिसी रेट्स बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या होगा? चीजें महंगी हो रही हैं, मतलब ब्याज दर ज्यादा लग रही है। तो अगर ब्याज दर ज्यादा लग रही है तो लोग बोरो कम करेंगे। जब लोग बोरो कम करेंगे तो जाहिर सी बात है रियल इन्वेस्टमेंट भी कम होगा मार्केट में, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ग्रोथ रेट भी तो डाउन हो जाएगी। तो बेसिकली आप महंगाई कम करने के चक्कर में ग्रोथ रेट को भी डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई बहुत फुल प्रूफ आइडिया नहीं है। इसके साथ साथ
जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बेसिकली इन्फ्लेशन टारगेटिंग से बनाते हैं जब आप, तो उससे कोई गारंटी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, क्योंकि अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं है तो फ्यूचर ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कमियां हैं जब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बेस पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन का जो मामला है, जो हम इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्फ्लेशन हमेशा केवल देश के कारण नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, इस वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, ठीक है, तो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए, प्लस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, या वीकर हो गया आपका रुपीज, या मॉनसून खराब हुआ, इन सब के कारण भी तो इन्फ्लेशन हो रहा है। और आप रेट्स बढ़ा करके जो प्रॉपर फाइनेंशियल फ्लो है उसको भी तो ब्रेक कर देते हैं इसके कारण। ठीक है, तो ये चीजें ये बताती हैं कि अगर इन्फ्लेशन टारगेटिंग बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी है तो बहुत अच्छा मॉडल नहीं है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि क्या इसके लिए हमें करना चाहिए, मेजर्स नीडेड जो आपसे कहा गया, सजेशन दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो भी आप इकोनॉमी में स्टेबिलिटी चाहते हैं वो केवल मॉनेटरी टूल से नहीं हो सकता। प्राइमरली सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट राजकोषीय नीति बना रही है, उसके आधार पर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आरबीआई है और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इन दोनों को इन कोऑर्डिनेशन काम करना होगा अगर स्टेबिलिटी के लिए बात करनी है। दोनों अगर एक दूसरे को पूरक नहीं होंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे, तो ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जब भी आप बार बार मॉनेटरी ट्रांसमिशन को रोकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि देश की क्रेडिबिलिटी और बैंक की क्रेडिबिलिटी भी खतरे में आती है। एनपीएस पर आपको काम करना होगा अगर आपको बेहतर पॉलिसी बनानी है। तो ये सब चीजों को आप करिए तो आपके लिए मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा बेहतर टूल साबित होगी। अब कंक्लूजन, मॉनेटरी पॉलिसी आपको मैंने बता दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी वास्तव में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइसेस और मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को टारगेट करती हुई होनी चाहिए, और सारी जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए फोकस होनी चाहिए। आरबीआई को बेसिकली फंक्शनल इंडिपेंडेंस दी जानी चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में नहीं होना चाहिए। इससे हम एक बेहतर इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। Second question, revitalizing the rural credit structure is important for agricultural growth in India, as money lenders still appear to be an important source of credit. Discuss. जो रूरल एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब उसको पुनर्जीवित करना बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसको रिवाइटलाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी भी हम पाते हैं कि जो साहूकार हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, वो रूरल क्रेडिट का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, तो डिस्कस कीजिए इस पर। ठीक, तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या है, रूरल क्रेडिट क्या है। तो रूरल क्रेडिट में आप वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए जो भी आप ले रहे हो, प्लस जो भी रूरल छोटे मोटे बिजनेस या क्या कहते हैं रूरल एरिया में जो क्या बोलेंगे कॉटेज इंडस्ट्री या विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए ले रहे हो, वो सब, ये सारा मिलकर के बनता है रूरल क्रेडिट। ठीक है, तो रूरल क्रेडिट जो है वो बेसिकली जो रूरल रीजन्स हैं वहां पर लोन मनी की सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है। ठीक है, और ये वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। ठीक, अब सोर्सेज क्या है रूरल क्रेडिट के? सोर्सेज में आप देखिए तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। दूसरे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी हैं, जैसे मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, इनसे भी आप रूरल क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से हैं, एक इंस्टीट्यूशनल और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है रूरल क्रेडिट का? रूरल क्रेडिट बेसिकली इसेंशियल है क्योंकि एग्रो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मनी की जरूरत होती है, और वो बेसिकली जैसे सीड्स लेने हैं, टूल्स लेने हैं, फर्टिलाइजर लेने हैं, और उनको जो सोशल इश्यूज में, जो सोशल फंक्शंस करने हैं, सबके लिए उनको पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में रूरल एरिया में बहुत सारे लोन्स की जरूरत होती है एक प्रॉपर
लाइवलीहुड के लिए भी देखिए कि जब किसान फसल बोता है और जब फसल काटता है उस बीच में बहुत समय होता है, उस दौरान उसका जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि फसल बेचने के बाद ही उसके पास मनी आएगा, तो उस दौरान भी अगर उसके पास क्रेडिट हो, तो वो लोन की फैसिलिटी हो, तो वो अच्छे से जीवन जी सकता है। ठीक है, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर ये प्रश्न है कि मनी लेंडर्स अभी भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर देखें कि जो रूरल क्रेडिट है भारत में, वो वास्तव में जितनी डिमांड है उतना एग्रीकल्चरल सेक्टर, सॉरी, जो बैंकिंग सेक्टर है, जो फॉर्मल सेक्टर है, वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, पहली चीज। और जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया भी जा रहा है वो बेसिकली बिग फार्मर्स और वेल ऑफ फार्मर्स को मिलता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को नॉर्मली इग्नोर किया जाता है इंस्टीट्यूशनल सेक्टर के द्वारा। ठीक है, अगर आप देखें डेटा वाइज तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट लगभग 500% बढ़ा है लास्ट डिकेड में, जिसमें से केवल 20% दिया गया है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो छोटे और मध्यम किसान है उनके लिए तो फॉर्मल सेक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जहां पर कम पड़ जाएगा वहीं पर आएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, जो कि आपको लोन देगा। ठीक है, तो बैंक्स में वो जा नहीं सकते, वहां पर ना तो उनके पास स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ना ही बहुत अच्छे प्लान्स हैं, और ना ही वो उनको इजीली लोन प्रोवाइड कराते हैं। साथ में जो किसान हैं वो इलिटरेट भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, समझते भी नहीं है, क्रेडिट पॉलिसीज को नहीं समझते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है एग्रीकल्चरल रूरल क्रेडिट में कि ओनरशिप ऑफ लैंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है गाँव में। ठीक है, रियल ऑन पेपर किसके नाम है और कौन खेती कर रहा है, घरों में भी प्रॉपर्टी का लास्ट तक बंटवारा नहीं हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, वो बंटवारा हो भी गया तो ऑन पेपर नहीं हुआ। इन सब वजहों से भी लोन का एक बड़ा इशू रहता है। इन कारणों से क्या होता है कि लोग मनी लेंडर्स के पास या प्राइवेट सेक्टर में या नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में लोन लेने चले जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनका रोल बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। और बढ़ा नहीं ये कहना सही होगा, ये कहना सही होगा कि बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो अब इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कि आप अगर देखें तो बहुत समय से जो मनी लेंडर और साहूकार आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं, वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं और उनका महत्व कम होता जा रहा है। ठीक है, जो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे था 1951 का, उस हिसाब से उस समय 70% रूरल क्रेडिट मनी लेंडर्स के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अभी ये बहुत कम हो गया है और फॉर्मल सेक्टर ने एंट्री बहुत अच्छी कर ली है। इसमें से बड़ा जो रोल निभाया वो जनधन अकाउंट वाला जो योजना थी भारत सरकार की, और इनफैक्ट अगर हम कहें तो पूरी जैम ट्रिनिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जनधन, आधार और मोबाइल ने एक पूरे तरीके से बैंकिंग स्ट्रक्चर और रूरल बैंकिंग को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली चेंज किया है। तो आप इन सब नजरिए से इसको लिख सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के ये 2 प्रश्न डिस्कस हो गए, आप इनको देखिएगा। अगर कोई चीज समझनी है या पूछनी है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।